हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो इस क्लास में हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट पावर ऑफ शेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सत्ता की साझेदारी के क्या फ़ायदे, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले एग्जांपल लिया जाता है टू ऐसे कंट्रीज़ का जहां पर सत्ता की साझेदारी हुई, और ये सत्ता की साझेदारी इन देशों में कुछ अलग प्रकार से हुई। तो सत्ता की साझेदारी करने के पीछे क्या कारण था? क्योंकि अगर सत्ता की साझेदारी की जा रही है तो किसी न किसी विषय को देखकर की जा रही है। तो यही दो प्रॉब्लम्स बेल्जियम और श्रीलंका में देखने को मिली। बेल्जियम की स्थिति की अगर बात हम करें तो ये यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा राज्य की आबादी से भी आधी है। सीमाएं बात करें कि ये जो देश है किन देशों की सीमाओं से सटा हुआ है, तो नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी ऐसे 3 देश हैं। जातीय बुनावट जैसे कि हम जानते हैं कि जटिल है। हम भारत का यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भारत की हम जातीय बनावट देख सकते हैं कि हमारे भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म होते हैं, धर्मों के अंदर कास्ट होती है, कास्ट भी अलग अलग होती है हर धर्म में। तो कहने का मतलब यही है कि जातीय बनावट बेल्जियम की जटिल थी। यहाँ पर 3 आपको ऐसे कैटेगरी मिलेंगी, डच, फ्रेंच और जर्मन वाली, जिसमें 59% जो हिस्सा था फ्लेमिश इलाका जहाँ पे डच बोलने वाले लोग रहते थे, और 40% लोग ऐसे थे वेलोनिया क्षेत्र के जहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे। 1% लोग जर्मन भाषा बोलते थे। बेल्जियम राजधानी किसकी? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% डच भाषा। बेल्जियम में आप देखोगे जैसे कि आपने पीछे देखा, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ आप देख रहे हो कि फ्रेंच भाषी ज़्यादा लोग हैं और डच भाषी कम। एंड बेल्जियम में आप देख रहे थे कि फ्रेंच भाषी क्या हैं, कम है। बट उधर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग कम थे, बट वो समृद्ध और ताकतवर है। डच भाषी लोगों को आर्थिक विकास, शिक्षा का लाभ मिला, पर ये बहुत टाइम बाद मिला। यही उनकी नाराज़गी का कारण रहा। और जब नाराज़गी किसी विषय को लेकर होती है दो देशों के बीच या एक ही देश के अंदर रहने वाले लोगों के बीच, तो उसका जाहिर सा कारण होता है तनाव और युद्ध। तो यहाँ तनाव बढ़ने लगे। ब्रुसेल्स में जो डच भाषी लोग थे वो धन व समृद्धि के मामले में अल्पमत थे। तनाव बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई वो देखते हैं एक बारी। तनाव बढ़ने से जो प्रभाव था वो प्रभाव हमें ब्रुसेल्स में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं श्रीलंका की स्थिति के बारे में। यह एक छोटा सा द्वीपीय देश जो भारत के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण एशिया का एक हिस्सा है। हरियाणा के बराबर इसकी आबादी है, लगभग 2 करोड़ के बराबर। जातीय समूह कहें तो यहाँ भी आपको जातीय समूह में जटिल बनावट देखने को मिलेगी। यहाँ पे बेसिकली क्या है, 2 कैटेगरीज के लोग होते हैं, ठीक है, सिहली और तमिल। आप इतना दिमाग में मतलब ध्यान रखिए कि 2 कैटेगरीज के लोग हैं, सिहली और तमिल। सिहली 74% है और ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। एंड तमिल में श्रीलंकाई मूल के तमिल आते हैं और भारतीय मूल के हिंदू या मुस्लिम तमिल लोग रहते हैं। इसमें क्या होता है श्रीलंकाई मूल के तमिल में कि इनके जो जैसे कि दादा परदादा, उनके दादा परदादा वो श्रीलंका में ही रहते हुए आए। और भारतीय मूल के हिंदू मुस्लिम जो तमिल लोग हैं वो ये क्या है कि इनके दादा या परदादा या इनके पूर्वज जो हैं काम के सिलसिले में यहाँ आए और यहीं पर आकर बस गए। तो ये तो प्रॉब्लम इन लोगों को और इनके बीच में, इन दो ग्रुप के बीच में प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो गई। 7% लोग यहाँ पे क्या थे, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग। तमिल और ये सिहली और ये तमिल भाषा दोनों बोलते थे। और बेसिकली तमिल जो लोग थे वो मुख्य रूप से उत्तर व पूर्वी प्रांतों में रहते थे। ये कंडीशन थी श्रीलंका और बेल्जियम की। अब हमने कंडीशन तो पढ़ ली है, प्रॉब्लम क्या हो रही है देखिए। श्रीलंका में बहुसंख्यक
अब किसी भी देश के अंदर किसी भी जाति का बहुसंख्यक होना और अल्पसंख्यक होना दोनों ही प्रॉब्लम वाली बात है। सन 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना श्रीलंका और हमें आज़ादी 1947 में मिली। सिंहली समुदाय बहुसंख्यक होने के नाते अपना प्रभुत्व शासन स्थापित करना चाहता था। ठीक है, अगर ये चीज़ भारत के अंदर होती तो ये श्रीलंका के अंदर जो कुछ भी हुआ है, जो आप आगे डिस्कस करोगे, तो ये प्रॉब्लम भी भारत में देखने को मिलती। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एक संविधान जिसके तहत एक पूरे देश को चलाने वाले जो नेता लोग उस समय कोशिश कर रहे थे, उनकी ही वजह से ये सारी चीज़ें हम फेस ना कर पाए। उन्होंने इसलिए इस तरह के क्या रूल रेगुलेशन बनाए। 1956 में एक कानून बनाया, सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया। प्रॉब्लम होगी, राजभाषा घोषित करेंगे तो इट मीन्स जो भी गवर्नमेंट वर्क होगा वो सिंहली भाषा में होगा, और जो तमिल भाषा के लोग हैं उनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं तो उन्हें सबसे पहले उनकी भाषा को सीखना होगा। ठीक है, और बहुत ही उन्हें टाइम लगेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें उनको क्या है, उनके तनाव का कारण बनी। क्यों? क्योंकि क्या है, विश्वविद्यालय सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषा को महत्व दिया जाने लगा कि सिंहली भाषा जो अधिक जानता है उनको नौकरी सबसे पहले प्रेफर करेंगे। सरकार ने कहा बौद्ध मत को संरक्षण व बढ़ावा देगी। ठीक है, किसी भी धर्म को बढ़ावा देना अच्छी बातें होती है और उसका प्रचार प्रसार करना भी ठीक है, लेकिन आप दूसरे धर्म को क्या है, दूसरे धर्म को साइड में मतलब नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरे धर्मों का भी क्या है उतना ही आदर किया जाना चाहिए। ठीक है, सभी धर्मों का आदर किया जाना चाहिए, बेसिकली बात ये होती है। सरकार ने कहा कि बौद्ध धर्म को संरक्षण में बढ़ावा देगी। श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी बढ़ी। उन्होंने बोला कि अरे ये सारे काम जो है ये मतलब सिंहली समुदाय के लिए क्यों हो रहे हैं, हम भी तो इस देश के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाई। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगा, क्या लगा कि वे राजनीतिक अधिकारों से वंचित रहेंगे, नौकरियों में उनके साथ भेदभाव होगा। परिणाम क्या हुआ, तमिल व सिंहली के संबंध क्या है बिगड़ गए, लोग शरणार्थी हुए, गृह युद्ध हुआ, आधे से ज़्यादा लोग क्या है मारे गए। ठीक है, तो किसी भी गृह युद्ध का होना या फिर किसी विश्व युद्ध का होना, तो उसमें जो नुकसान होता है वो दोनों ग्रुप के लोगों को होता है। तो यहाँ पर भी गृह युद्ध हुआ, लोग मारे गए, तो प्रॉब्लम हुई। ठीक है, अब इन्होंने जो एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी, इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, ठीक, कि इन्होंने किस राजनीतिक पार्टी, कौन सी राजनीतिक इन्होंने पार्टी बनाई। तो लिट्टे नाम से क्या है इस पार्टी को जाना जाता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, लिट्टे या तमिल टाइगर्स के रूप में जानते हैं। संघर्ष तमिलों द्वारा क्या क्या किए गए, संघर्ष तमिलों द्वारा तमिल को राजभाषा बनाना, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करना, शिक्षा व बेरोजगार में समान अवसरों की मांग, ये सारी चीज़ वो लोग चाहते थे। ठीक है, सो आपको अगर थोड़ा नोट्स बनाना है तो यू कैन टेक फ्रॉम दैट। ओके, ना अब हम बात करते हैं बेल्जियम की समझदारी। अब बेल्जियम की समझदारी क्यों हम ऐसे लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रॉब्लम होने वाली है उस प्रॉब्लम को पहले ही भाप लिया। ठीक है, कि क्या आगे प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्षेत्रीय अंतर व सांस्कृतिक विविधता को उन्होंने स्वीकारा। संशोधन किया, चार संशोधन किए 1970 व 1993 के बीच, ताकि लोगों को बेगानापन महसूस ना। बेल्जियम द्वारा अपनाए गए मॉडल की विशेषताएं लिखिए, इस टाइप का ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बुक में मॉडल की विशेषताएं हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि आपको अपने एग्ज़ाम में क्या है थ्योरी लिखनी होती है, और ये इस क्वेश्चन को पहले मैं समझाती हूँ फिर आपको मैं बताती हूँ कि कैसे आपको वहाँ से पॉइंट्स बुक में से लेने हैं। केंद्र सरकार, डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या इसमें समान रहेगी। विशेष कानून लागू जब भी होंगे तो दोनों समुदाय के सांसदों का बहुमत होगा। एक तरफा फैसला अलाउड नहीं होगा कि
अगर कोई नियम है वो डच लोगों के अगेंस्ट है, ठीक है, और फ्रेंच भाषी लोग चाहते हैं कि ये चीज़ हो, तो ये एक तरफा फैसला बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार शक्तियाँ रहेंगी केंद्र सरकार के पास, क्षेत्रीय सरकारों के पास। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। ब्रुसेल्स में सरकार अलग है, दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में प्रतिनिधित्व को स्वीकारा। डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व किया। तो चीज़ों का क्या है, यहाँ पे बैलेंस करके चल रहा है। डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोग, ठीक है, किसी भी काम को अगर वो कर रहे हैं तो उसमें बैलेंसिंग कर रहे हैं। केंद्रीय व राज्य सरकार, एक सामुदायिक सरकार, ये सरकार एक ही भाषा की थी, ठीक है, जो सामुदायिक सरकार थी, ये सामुदायिक सरकार एक ही भाषा की थी। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना। तो जिस तरीके की समझदारी बेल्जियम में दिखाई गई, ठीक है, उस समझदारी को मद्देनज़र रखते हुए जब यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसकी राजधानी, उसका मुख्यालय चुना, ठीक है। बेल्जियम की समझदारी वाला ये पॉइंट है। सो इसमें ये पॉइंट ब्लू से, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ से आप थ्योरी उठाइए और अपने आंसर्स को कंप्लीट कीजिए। थ्योरी लिखना भी आपको सीखना होगा, आप 10th क्लास में हो। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, इसके लिए चीज़ों को समझने के लिए क्या है, सबसे पहले खुद पढ़ना ज़रूरी भी होता है, ठीक है। नोट्स हम पढ़ेंगे, नोट्स देख लेंगे, अच्छे लगेंगे, क्योंकि क्या है हमने भी जो नोट्स बनाए होते हैं उसको पढ़ के फिर उसको देखते हैं कि क्या स्टूडेंट्स के लिए क्या है, मतलब अच्छा रहेगा, कैसे वो याद कर पाएंगे। तो याद करने से पहले क्या चीज़ों को समझना, अगर आपको चीज़ समझ में आ गई है तो आप खुद उस क्वेश्चन का आंसर बुक में से ढूंढ के भी कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में उसको शॉर्ट करके। लॉन्ग लिखना चाहते हैं आप लॉन्ग लिख सकते हैं। तो चलते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है इसको समझने के लिए। सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इसमें विभिन्न समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ जो लोक शासन और व्यवस्था के अंतर्गत है, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहे। इसी ढर्रे से रहे मतलब क्या है, आप अगर एक देश में हो, देश में विभिन्न धर्मों के लोग हैं, तो उन लोगों को एक साथ लेकर सत्ता उन लोगों के बीच में क्या है बांटी जाए और उसी प्रकार से शासन चलाया जाए। सत्ता की साझेदारी के रूप, फर्स्ट, शासन के विभिन्न अंगों के बीच शासन का बंटवारा। हमारे भारत देश में भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी एक प्रणाली है, शासन प्रणाली है, जिसमें सत्ता का बंटवारा किया जाता है। एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का बंटवारा करना, कोई भी वर्ग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। न्यायपालिका का जैसे हमें काम पता होता है कि न्यायपालिका देखती है कि सारे काम मतलब क्या है, सारे काम रूल एंड रेगुलेशन से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो फिर अपनी धारा के तहत, जो धारा होती है IPC वगैरह, उसके अकॉर्डिंग क्या है सज़ा देती है। तो न्यायपालिका नियुक्ति करती है कार्यपालिका की नियुक्ति न्यायपालिका के द्वारा होती है और न्यायपालिका इन दोनों पर क्या है अंकुश लगाती है। यह व्यवस्था नियंत्रण और संतुलन की अवस्था कहलाती है। ओके, कार्यपालिका नियुक्ति करती है न्यायपालिका की। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बोलने में। सो हमें क्या पता चला है कि फर्स्ट पॉइंट पे आपको ये क्लियर करके चलना है कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच शासन का बंटवारा किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो इधर आ गई हमारी थोड़ी सी कलरिंग, कुछ कलर से लिखने का मन था। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, केंद्र, राज्य, प्रांतीय, स्थानीय। आपको बता दें केंद्र सरकार, जैसे कि भारत का एग्जाम्पल ले, तो भारत के एग्जाम्पल को लेके ही हम थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं, तो इसलिए मैं बार बार भारत का एग्जाम्पल लेती हूँ। केंद्र सरकार BJP गवर्नमेंट, राज्य सरकार आप जिस भी राज्य में रहते हैं वहाँ की गवर्नमेंट, प्रांतीय स्थानीय सरकार जैसे कि नगर निगम हो गया और गांव में, ठीक है, छोटे छोटे स्तरों पर पंचायत वगैरह, तो ये स्थानीय सरकारें होती हैं।
ठीक है। तो सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में, भाषाई व धार्मिक समूहों के बीच भी क्या है, सत्ता का बंटवारा किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बेल्जियम है। ठीक है, क्योंकि भारत में ऐसा कुछ नहीं होता है कि इस भाषा के लोग यहाँ पे शासन करेंगे, इस भाषा के लोग के लिए एक ही सामुदायिक सरकार होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेल्जियम में देखे जाए तो भाषा व धार्मिक समूहों के बीच ही इन्होंने सत्ता का बंटवारा किया है। लास्ट पॉइंट है सत्ता का बंटवारा अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। इसमें क्या है, चुनाव के तरीके अलग होते हैं, चुनाव के लिए विकल्प का होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब इस पॉइंट में आपको बेसिकली क्या ऐड करना है कि एक देश अगर लोकतंत्र है तो उसमें ऑप्शंस बहुत होते हैं, पार्टीज़ के ऑप्शंस बहुत होते हैं। हर बार 6 या 7 से अधिक पार्टियाँ क्या है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, चाहे वो किसी भी लेवल का इलेक्शन क्यों ना हो। तो जब हमें स्कोप्स मिलते हैं तो हमें ये लगता है कि इस सरकार ने अच्छा नहीं किया इन 5 सालों में, तो आई थिंक मतलब हमें दूसरी सरकार को चुनना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन रहते हैं तो ये चीज़ क्या है, बहुत ही अच्छी होती है एक शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। तो ये पूरी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी और बुक के अंदर आपको कुछ इस टाइप के पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस टाइप के पॉइंट्स क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 या 2 नंबर्स में आपसे ये पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे एथनिक या जातीय समूह है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा बहुसंख्यकवाद, गृह युद्ध क्या होता है, गृह युद्ध मतलब एक ही देश के अंदर होने वाले युद्धों से इसका तात्पर्य है। और युक्तिपरक और एक नैतिक परक, ये चीज़ हमें यहाँ पे नैतिक तर्क, युक्तिपरक और नैतिक तर्क। युक्ति तर्क क्या होता है, हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला, पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट होता है। ठीक है, सो मिलते हैं क्लास 10 के सेकंड चैप्टर के साथ। थैंक यू।